हम्म, तो बेटा देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने आपको बताया था जिसके पास एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमेशा 8 से 6 वाले की ओर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, कल मैंने आपको बताया था लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में। बेटा लेविस एसिड ध्यान रखिएगा, जिसके पास खाली जगह है, वेकेंट ऑर्बिटल है, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो लेविस एसिड होता है, और जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है, लेविस बेस होता है। अब चलिए वापस हम लोग आगे थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, इससे बनने वाले प्रोडक्ट को एडक्ट भी बोलते हैं, या फिर ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, या फिर आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर रहा है, इसलिए इसको लेविस एसिड बेस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर, तो इंट्रामॉलिक्यूलर लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो चलिए आ जाइए, हम लोग वापस चल रहा था अपना केमिकल बॉन्डिंग। बेटा इसी केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको पी ब्लॉक की भी सारी डिटेल्स करा दूंगा, और डी ब्लॉक के भी सारे हीटिंग इफेक्ट बता देंगे, सारी हाइड्रोलिसिस बता देंगे। तो ये केमिकल बॉन्डिंग प्लस पी ब्लॉक चल रहा है। ठीक है, सारा जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको इसमें बता दी जाएंगी, बाकी जो थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत बचता है वो हम लोग सीधे सीधे एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी करेंगे, लाइन टू लाइन पूरा करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड पी ब्लॉक, इसके सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें यूज करेंगे। तो बोलते बेटा हम लोग नेक्स्ट कल तो ये बताया था मैंने, आप इसमें हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कल मैंने आपको एक केस बता दिया था, NH4 प्लस अमोनियम आयन। आज हम लोग दूसरा केस समझने जा रहे हैं, H3O प्लस हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। ठीक है बेटा, देखो ये किससे बना हुआ है, तो एक तो H2O है और दूसरा H प्लस, दो पार्ट है इसके। ये देखिए, ये H2O है, वाटर है, और ये सामने H प्लस है। बेटा H प्लस में बताया था डुप्लेट ग्रुप लगता है, मगर इस H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सामने देखिए ऑक्सीजन है, कल मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फार्मूला क्या होता है, फोन कर लो। सबसे ज़्यादा कौन होता है, फ्लोरीन, उसके बाद कौन होता है, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। समझे, तो ऑक्सीजन दुनिया का नंबर 2 का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मगर सामने देखिए हाइड्रोजन खड़ा हुआ है, हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा तब क्या सिचुएशन होती है, ये देखिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ इसे। ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पहले तो आप समझिए। यहाँ पे बेटा यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर अब कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। समझे, अब यहाँ पे देखिए, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के पहले यहाँ सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, तो यहाँ 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ये देखिए डोनेट कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये सिग्मा, और बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी मैंने कहा था सिग्मा बॉन्ड में ही काउंट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। समझे बेटा, यहाँ पे देखिए 2 सिग्मा 2 लोन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा था, sp3, यहाँ 3 सिग्मा 1 लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या हो जाएगा, sp3। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के पहले और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद में क्या हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्या शेप में कोई चेंज आ रहा है, हाँ यहाँ पे 2 सिग्मा
था एंगुलर, यहाँ शेप था एंगुलर, यहाँ 2 सिग्मा एक लोन पेयर तो शेप हो जाएगा, फिर एमीटर इसका शेप। तो हाँ ऐसे स्टेटमेंट में आ जाए कि अगर क्या इसमें शेप में चेंज आ रहा है, हाँ शेप में चेंज आ रहा है, क्या आपके हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ रहा है, नहीं हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, मैंने आपको बताया बेटा जो लोन पेयर डोनेट करेगा उसको लेविस बेस बोलते हैं, जो लोन पेयर रिसीव करता है उसको हम लोग लेविस एसिड बोलते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये क्या है, ये लेविस एसिड है या लेविस बेस है, तो बेटा देखो यहाँ सिंगल एटम ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का मेंबर है, क्या रखना, सेकेंड पीरियड में सेकेंड शेल वैलेंस शेल होता है, यहाँ 2 आ जाएंगे और यहाँ 6। तो सेकेंड शेल या सेकेंड पीरियड वाले मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यहाँ देखो 2, 2 4, 2 6 और 2 8 रख सकता था, 8 ही इलेक्ट्रॉन है तो वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये और इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर सकता, यानी कि ये लेविस एसिड की तरह से बिहेव नहीं करेगा। यहाँ पे सर एक लोन पेयर है, क्या ये लोन पेयर डोनेट करेगा? सुनो बेटा मैंने आपको बताया है जब प्लस चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी, माइनस चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाएगी। अब आप ही सोचो ऑक्सीजन एक नंबर 2 का इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा, समझे। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा, याद रखना ऑक्सीजन, ये जो इससे ये पता चलता है, पहले तो देखो यहाँ लोन पेयर है बट ये डोनेट नहीं करेगा तो ये लेविस बेस भी नहीं है, समझे। याद रखिएगा इससे कि वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, जब वो एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ये रूल होता है जब किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा जब किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, समझे। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भले ही लोन पेयर है मगर ये डोनेट नहीं करेगा। दूसरा अभी बता रहे थे बेटा H+ लिया था तो H+ डोनेट कर सकता है, तो हाँ ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह से बिहेव करेगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये हाइड्रोनियम आयन कैसे काम करेगा, लेविस एसिड है, लेविस बेस है, तो ना ही ये लेविस एसिड है ना ही ये लेविस बेस है, ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह से काम करेगा। दूसरा देखो बेटा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ देखिए कि क्वेश्चन लिख रहे हैं हमारे पास एक NH3 है और एक हमारे पास ये BH3 है, ये मिक्स किया जा रहा है, इनको मिक्स कर रहे हैं इन द रेशियो है 1:1। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन of central atom in formed complex। बनने वाले कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। देखो बच्चों इधर देखो ये NH3 है, चाहे NH3 दे दें या फिर यहाँ पे NH3 लिख दें, एक ही फर्क है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये NH3 हो या NH3 हो, NH3 भी आप ले सकते हैं, ये NH3 है देखो, और ये BH3 है, BH3 या यहाँ पे आप NH3 कर लीजिए, यहाँ NH3 है, ये NH3 इसको BH3 कर लीजिए, BF3 देखिए NH3 है और ये BF3 है, इसको मिक्स कर रहे हैं, हम लोग 1:1 के रेशियो, समझे। तो देखो बेटा ये नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2, 2 4, 2 6 और 2 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। इसको देखिए 2, 2 4 और 2 6, यहाँ पे
6 इलेक्ट्रॉन है, समझे। और मैंने आपको रूल क्या बताया है, 8 वाले से 6 वाले की ओर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ये अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। बताया था ये एक्चुअल चार्जेस नहीं है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्जेस बोलते हैं। तो अब ये बेटा ये कॉम्प्लेक्स बन गया आपका, इसी को बोलते हैं ये एडक्ट है, लेविस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स है। यहाँ आप निकाल सकते हो पहले, यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे sp3 आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 आ जाएगा। अभी बताया था बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी आप सिग्मा बॉन्ड नहीं काउंट करेंगे जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा 1 2 3 4 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है? हाँ देखिए इसका नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, मगर बोरॉन, ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा है, मगर बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है। क्या शेप में कोई चेंज आएगा? हाँ, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड थे तो यहाँ पे शेप था प्लेनर ट्रायंगुलर, जबकि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। यहाँ पे देखिए 3 सिग्मा एक लोन पेयर था, तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर में शेप क्या हो जाएगा बेटा, याद कर लो 3 सिग्मा एक लोन पेयर में पिरामिडल शेप होता है, तो यहाँ शेप हो जाएगा पिरामिडल। और यहाँ पे 4 सिग्मा में याद रखिएगा हमेशा शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ 4 सिग्मा में शेप इसका कैसा बना रहेगा, टेट्राहेड्रल। सर कोई और बताइए। तो ये देखो बेटा एक हम लोग और देख रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होता है हमारे लिए, क्योंकि बेटा ये हीमोग्लोबिन के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ध्यान रखिएगा, जबकि ऑक्सीजन अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है उसके साथ। तो ये बोल रहे हैं अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे बेटा, देखो सब लोग ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, सुनिए ध्यान से काउंटिंग सीखे। इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ये देखिए 2-2 शेयर कर लिए, तो दोनों को शेयरिंग से 2-2 इलेक्ट्रॉन मिले। तो बेटा कार्बन में इससे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो टोटल कितने हो गए 6। इसको भी तो शेयरिंग के कारण कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, समझ रहे हो। ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, दोनों की बेटा जब शेयरिंग हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी हो जाते हैं, समझे। तो यहाँ पे 6 थे, कितने हो गए 8। और मैंने आपको रूल क्या बताया, हमेशा 8 वाले से 6 वाले की ओर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से कार्बन की ओर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाएगा। चलो अब फिर से देखो, सुनो। ओरिजिनली कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ये जो बताया था ये मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ बेटा। सबसे पहले कार्बन के पास 4 थे, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने थे 6। कार्बन ने 2 शेयर किए, ऑक्सीजन ने 2 शेयर किए, 4 को 2 और मिल गए, कितने हो गए 6 को 2 और मिल गए, कितने हो गए 8। और रूल याद रखना हमेशा 8 वाले से 6 वाले की ओर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाएगा, समझे। जो इलेक्ट्रॉन फिर से दूसरी काउंटिंग देखो, इसके पास थे कितने 4 बेटा, अभी से यहाँ खर्च कितने कर दिए 2, 4 में से 2 चले गए तो कितने बचे 2, ये 2 का यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। इसके पास शुरुआत में कितने थे 6, 2 यहाँ खर्च कर दिए और 2 यहाँ खर्च कर दिए, तो 6 में से 4 खर्च कर दिए तो बचे कितने 2, ये 2 का यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आते हैं। मैंने आपको रूल बताया बेटा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, जो रिसीव करेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। सुनो ध्यान से, इधर देखिए। अब इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है बेटा। हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, नहीं पढ़ा है जिन्होंने समझ लीजिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनमें वो जो लोन पेयर डोनेट करता है उनको लिगेंड कहते हैं। अगर एक लोन पेयर डोनेट करता है तो उसे मोनोडेंटेट कहते हैं।
दो लोन पेयर डोनेट करता है तो बाइडेंटेट कहते हैं, समझे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रूल इंपॉर्टेंट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, मोनोडेंटेट होता है या बाइडेंटेट होता है, पहला तो ये क्वेश्चन। और दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, कार्बन से डोनेट करेगा या ऑक्सीजन से डोनेट करेगा। तो सुनो बेटा, कल मैंने आपको रूल बताया था, जब किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब किसी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा घट जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो कार्बन पे बोलो बेटा, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज दिख रहा है आपको, माइनस चार्ज, मतलब इसकी जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी और ज़्यादा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज दिख रहा है आपको, प्लस चार्ज, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो भले ही इसके पास लोन पेयर है बट ये लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता है, यहाँ सिर्फ कार्बन ही लोन पेयर डोनेट करेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, उड़ गया क्या जो बता रहे थे। कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, कार्बन एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया जिससे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम हो जाएगी। तो अब ये आराम से लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन पहले से ही एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सोचो, कोई कंजूस इंसान है, कंजूस इंसान से आप पैसे ले लो एक बार, फिर आप उसी से दोबारा पैसे लेने जाओ, देंगे पैसे, बताइए। तो ऑक्सीजन एक कंजूस इंसान है, इससे एक बार पैसे ले लिए, तभी इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब दोबारा चले गए उसी से पैसे लेने, तो क्या कहेगा, पहले पिछले वाले रिटर्न तो करो, तब तो हम आगे देंगे ना। तो ऑक्सीजन के पास भले ही लोन पेयर है बट ये लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। तो ये बेटा, ये लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा और ये वाला कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो बेटा ध्यान रखना, जो एक लोन पेयर डोनेट करता है उसको मोनोडेंटेट कहते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, ये मोनोडेंटेट होता है। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, इसकी डेंसिटी क्या है, तो ये मोनोडेंटेट है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें कहाँ से कहाँ की ओर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो आपने देखा यहाँ ऑक्सीजन से कार्बन की ओर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और भी हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे ये देखिए बेटा, ये स्ट्रक्चर जो बता रहा हूँ अब आपको ये याद होने चाहिए। इसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग को रेजोनेंस हेडिंग में ज़रूरत पड़ेंगे, वरना आप रेजोनेंस की हेडिंग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझे। ये स्ट्रक्चर्स आपको मालूम होने चाहिए और ये ऐसे नहीं आएंगे, आपको कई बार बना बना करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने बेटा रूल आपको क्या बताया है, ये एक ए एटम है, ये बी एटम है। अगर इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसके में 6 हैं, तो हमेशा से 8 वाले से 6 वाले की ओर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाएगा। अब हम ओजोन बनाना चाहते हैं बेटा, ओजोन बनाना है ना, तो इसके 2 टुकड़े कर दो। अब सब 2 टुकड़े क्या कर दे, तो क्या आधा ऑक्सीजन लिखेंगे, आधा नहीं लिख सकते हैं। अरे तो जो लिख सकते हो वो लिख दो, 2 टुकड़े मगर तुम्हें करने हैं। तो मैंने सोचा एक तरफ मैं O2 लिख देता हूँ और एक तरफ मैं O लिख देता हूँ। चलो ये चलेगा ना भैया, आधा ऑक्सीजन तो हम लोग लिख नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने इसके सीधे 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब चलो बनाते हैं भैया। यहाँ पे देखिए बेटा, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। हम लोग जानते हैं बेटा, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। लो भैया, यहाँ 2 शेयर किए, यहाँ 2 शेयर किए। इस 6 वाले को इसके 2 मिल गए तो कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 8 हो गए। यहाँ पे 6 वाले को 2 मिल गए तो कितने हो गए, 8 हो गए। और यहाँ आ जाइए, ये ऑक्सीजन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। मैंने रूल क्या बताया, हमेशा 8 वाले से 6 वाले की ओर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाता है। तो ये देखो बेटा, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा। रूल बताया बेटा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, जो रिसीव करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, ये हम लोग को वापस जरूरत पड़ेगा। एक तो यही पूछ लेते हैं, बताइए इसमें से कौन कौन से कंपाउंड है जिनके पास अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। तो आप ये बता सकते हैं। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें रेजोनेंस में हमें जरूरत पड़ता है कि बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। तो पहले से ये बनाओगे तब तो आगे बना पाओगे, समझे। चलिए नोट करिए इसे। देखो बेटा, सुनो ध्यान से, यहाँ पे अब N2O बनाना है। N2O बनाना है तो सबसे पहले इसके 2 फ्रेगमेंट कर दीजिए, 2 टुकड़े कर दीजिए। कैसे सर इसके 2 टुकड़े हो सकते हैं, ये लो, ये देखो, ये इसके 2 टुकड़े हो गए। पहले टुकड़े में क्या दिख रहा है, अरे नाइट्रोजन दिख रहा है।
नाइट्रोजन तो हमको बनाना आता ही है, ये देखिए 3 बॉन्ड बना देंगे। बेटा नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। देखिए 5 को 3 मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 8, फिर से 5 को 3 मिल गए तो कितने हो गए 8। सामने क्या है ऑक्सीजन, इसके पास वैलेंस शेल में कितने थे 6। मैंने आपको बताया हमेशा 8 वाले से 6 वाले की ओर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाएगा। ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा प्लस, जो रिसीव करता है उसके ऊपर कैसा आ जाएगा माइनस। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट इज बोरिक एसिड, या इसे हम लोग ऑर्थो बोरिक एसिड बोलते हैं। बेटा इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पे ये OH है, ये OH है, ये OH है। सुनो बेटा ध्यान से सब लोग देखो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये लेयरिकल स्ट्रक्चर होता है। इसकी लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है। बोरिक एसिड मालूम क्या है, कैरम पाउडर है, कैरम बोर्ड में डालने वाला पाउडर है। बेटा ध्यान रखना, सर कैरम में तो हम टेल्कम पाउडर भी डाल देते हैं, बढ़िया चलता है। डाली हो कभी, कभी डाले हो टेल्कम पाउडर कैरम बोर्ड में? मत डालना, खत्म हो जाएगा, एकदम मर जाएगा वो। क्योंकि बेटा टेल्कम पाउडर जो होता है ना, उसका जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर होता है, उसमें दूरदूरापन होता है, खुदरापन होता है एक्चुअली में। मगर उस पर बोरिक एसिड जो होता है ये लेयरिकल होता है, लेयर के ऊपर लेयर बनाता है। तभी जो ओरिजिनल कैरम प्लेयर होते हैं ना, वो कभी भी टेल्कम पाउडर ना डालो कहेंगे, मगर टेल्कम पाउडर ना डालना, समझे? तो रीज़न ये होता है कि जो टेल्कम पाउडर है ना, ये स्क्रैच मारता है कैरम पे। आपको लगता है स्ट्राइकर अच्छे से फिसल रहा है, मगर ऐसा नहीं, वो स्क्रैच मारता है तो ऊपर की जो लेयर है ना फूल करके फटने लगेगी, आगे चल के कैरम खराब हो जाता है। और वहाँ पे कैरम तो एकदम प्लेन होना चाहिए ना, उसका प्लेन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए बोरिक एसिड डालना चाहिए, या फिर कुछ भी मत डालिए उसमें अगर आपके पास नहीं है ना। तो ये बेटा लेयर होती है, ये लेयर है, लेयरिकल स्ट्रक्चर होता है। तो बोरिक एसिड कैसा स्ट्रक्चर होता है, लेयरिकल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा सुनो बेटा, समझो जरा सा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी बेसिसिटी कितनी होती है। बेटा तो हम लोग सोचते हैं कि इसके पास 3, बेटा एक रूल है, मैं सुन लीजिए, हम तो ये सोचते हैं कि इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो ये 3 हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, तो इसकी बेसिसिटी 3 होगी, ये ट्राई बेसिक एसिड हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। एक्चुअली में जो H+ रिलीज करते हैं वो ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं, ये ब्रोंस्टेड एसिड है ही नहीं, ये एक भी H+ नहीं रिलीज करता है। तो फिर ये कैसे एसिड है, ये लेविस एसिड है। ध्यान रखिएगा, ये जो बोरिक एसिड है ये लेविस एसिड है, ये लेविस एसिड है। यहाँ अगर आप देखोगे बेटा इस बोरॉन को देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी होती है 1। बेटा एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करता है उसकी बेसिसिटी 1 होती है, जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करेगा उसकी बेसिसिटी 2 होगी। तो याद रखिएगा इसको। बेटा ये बोरिक एसिड ऐसे भी लिखा मिल सकता है BOH होल थ्राइस। तो आप ये ना समझना ये कोई बोरॉन का बेस लिख दिया है, ये कोई बेस नहीं है, ये बोरिक एसिड ही है। हो सकता है पेपर में आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि इसकी बेसिसिटी कितनी है, तो बेसिसिटी इसकी 1 होती है। अगर असर्शन रीजन में आ जाए इसकी बेसिसिटी 1 है तो क्यों है, क्योंकि भैया ये एक भी H+ नहीं रिलीज करेगा। क्यों H+ नहीं रिलीज करेगा, क्योंकि ये ब्रोंस्टेड एसिड है ही नहीं, ये लेविस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करता है, समझे? दूसरा आ जाइए, नेक्स्ट हम लोग बना रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अगर बनाना है तो सबसे पहले बेटा जो बता रहा हूँ वो सिस्टम याद रखिएगा। इसके 2 टुकड़े कर दो। 2 टुकड़े सर कैसे होंगे, तो एक काम करो, एक तरफ तो N2 लिख दो और एक तरफ NH लिख दो। लो भैया, तो ये N2 कैसे बनेगा, ये देखिए इस तरह से N2 बनेगा। NH कैसे बनेगा, इस तरह से। अभी पता है बेटा ये जो N2 होता है यहाँ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में अब 8 हो जाएंगे, यहाँ पे 5 थे, एक शेयरिंग से मिल गया। बेटा 5 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6। बहुत देर से मैं समझा रहा हूँ, हमेशा 8 वाले से 6 वाले की ओर क्या करोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, जो रिसीव करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, समझे?
तो यहाँ पे सुनो बेटा, यहीं से अब आप N3- भी बना सकते हो। बताया मैंने ये एजाइड आयन है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो माइनस चार्ज है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण है, और रूल होता है जब आप कहीं से H+ हटाते हो उसका एनायन बनाते हो, ध्यान रखिएगा। तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन ले लेगा। तो जब आप इसका एजाइड आयन बनाओगे ना, तो एक्चुअली में यहाँ पे 2 माइनस चार्ज होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एजाइड आयन में इस नाइट्रोजन पे कितना माइनस चार्ज है, तो इसके ऊपर 2 फॉर्मल निगेटिव होता है। यहाँ पे देखो एक ही पॉजिटिव है, तो फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज 1 आएगा। यहाँ कोई चार्ज दिख रहा है नहीं, तो यहाँ फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा 0। सर ये दूसरा देखो, ये 1 माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। दूसरा माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन निकाला है। या बेटा जब याद रखना, जब कोई एसिड H+ के फॉर्म में H+ को निकालता है, याद रखिएगा, जब कोई H+ निकालता है तभी तो एसिड है ना, और H+ निकाल रहा है मतलब हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया है, तो वहां से भी उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो जो एजाइड आयन है उसमें इस नाइट्रोजन के ऊपर डबल निगेटिव चार्ज आता है, डबल फॉर्मल चार्ज -2 आएगा, यहाँ +1 आएगा, यहाँ पे फिर से 0 आएगा। अब आ जाओ, देखो बेटा हम लोग फास्फोरस के एसिड के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला जो एसिड है इसे फास्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। फास्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक, तो बेटा इसे फास्फोरिक एसिड भी बोलते हैं या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। सर ये कैसे बना, बेटा इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, समझिए। एक ऑक्सीजन को फास्फोरस से जोड़ देना डबल बॉन्ड से, ठीक है। बचे हुए सारे को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना। जितने H बचेंगे ना बेटा, जितने H बचेंगे उतने OH लगा देना। पहले एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से फास्फोरस से जोड़ देना, फिर जितने H बचेंगे उतने OH लगा देना। अब बेटा मैंने पहले से दिमाग में कैलकुलेट कर लिया है कि यहाँ पे 4 सिग्मा ही आएंगे, और 4 सिग्मा में शेप कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। वो मैंने आपको पहले सिखा दिया था, तो आपको भी पहले कैलकुलेट करना होगा कि इसका शेप क्या आने वाला है, उस हिसाब से ही आपको बनाना चाहिए। तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर भी अब आप बना सकते हैं। अब सर और क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हो, सुनो बेटा, ये रूल याद कर लो। अब एक बेसिक रूल है, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एसिड किन्हें एसिड कहेंगे या एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ होता है, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं कंस, CONS, कंस। कंस क्या है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या सल्फर हो, इससे अगर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ये बहुत ही फॉर्मल, बहुत एक ट्रिक है, हल्के लेवल का आइडेंटिफिकेशन है कि हल्का सा आपको नॉलेज रहेगा कि हाँ सर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एक हल्का सा नॉलेज देने के लिए है, समझे। या फिर और कहाँ पता चलेगा, अगर कहीं पे फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो, ये बेसिक रूल है, दिमाग में रखिएगा, कहीं पर फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो देखते ही पहचान, जैसे मुझे देखोगे तो पहचान में आ जाएगा ना कि भैया ये ST सर है, और उनको देखोगे तो आ जाएगा कि भैया ये JT सर है। तो वैसे पहचान में आना चाहिए, देखते ही पहचान लो, समझे। एक बार तो हम लोग कोरोना समय मुंह बांध के जा रहे थे, ये रास्ते में सर कहाँ जा रहे हैं बताइए, और आदमी क्या कर सकता था, मुंह बांधने पे भी आदमी पहचान लेगा, है। तो मुंह बांधने के बाद कैसे तुमने पहचान लिया, स्ट्रक्चर थे और दोनों लोग साथ में जा रहे थे, समझ ही गए थे कि साथ में जाने से तो और आदमी पहचान लेगा। तो आइए वापस यहाँ पे, तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि बताओ यार, मुंह बांधने के बाद भी आदमी पहचान लेता है। हाँ बताइए, तो सुनिए ध्यान से, समझिए जरा सा। नहीं, कोरोना में लोग नहीं मुंह बांध के चलते थे अपना बढ़िया, तो उसी तरीके से मुंह बांध के ही जा रहे थे। तो बेटा देखो ये याद, तो ऐसे ना पहचानना चाहिए, ये हल्का सा आइडेंटिफिकेशन है प्राइमरी लेवल का कि कहाँ एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो या तो कंस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो या तो फोन से जुड़ा हुआ। अब देखो घूरो इसको, क्या सर यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, बस यहाँ छोड़ के, यहाँ ये कॉन्सेप्ट ना लगाना
ये कॉन्सेप्ट यहाँ फेल हो जाएगा, बता दिया है। पगला न जाना, रजुआ न जाना, रजुआ पगला दीवाना न बन जाना। समझे कि सर ने तो कहा था फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और मैं पक्का बता रहा हूँ कि तुम में से अभी भी एक आधे अगर पेपर में आएगा ट्राई बेसिक एसिड सब फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। अबे आगे भी तो मैंने बताया है कि यहाँ पे ना तुम फोन ढूंढने लगना, समझे? हाँ, नहीं मोबाइल बन जाएगा। चलिए, तो ये कह रहे हैं, सुनो बेटा, देखो घूरते हुई नजरों से देखो, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, देखो फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन फोन से जुड़े हुए हैं? 3। तो बेटा ये तीनों एसिडिक हैं। जो एसिडिक है उसको हटाया जा सकता है, इसको हटा देंगे। जब भी एसिडिक हाइड्रोजन हटाओगे उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप फॉस्फेट आयन का, बेटा याद करो मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया था, मैंने शेप बताया था, वहाँ कहा था ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। अब ये देखिए ये फॉस्फेट का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, PO3 -1 PO4 -3 है ये फॉस्फेट आयन, PO4 -3। तो जब किसी एनायन का स्ट्रक्चर बनाना हो तो पहले उसका एसिड बनाना होता है। तो जब आप एसिड बना लोगे, एसिड से एसिडिक हाइड्रोजन निकालोगे, तब एनायन का स्ट्रक्चर मिलेगा। सर इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? इसकी बेसिसिटी 3 हो जाएगी, ट्राई बेसिक एसिड हो जाएगा। तो ये था फॉस्फोरिक एसिड और ये है फॉस्फोरस एसिड। रूल याद रखना, सुनो, सबसे पहले एक ऑक्सीजन को चुपचाप डबल बॉन्ड से लगा देना, ठीक है? अब जितने ऑक्सीजन बचे उतने OH लगा देना। देखो बेटा कितने ऑक्सीजन थे यहाँ पे? 3। एक तो तुमने खर्च कर दिया, बचे कितने? 2। तो 2 पे 2 OH लगा देना। अभी भी सर एक H बचा है, जो बचा है सीधे जोड़ दो। देखो मैंने पहले हिसाब लगा लिया था, 4 सिग्मा आने वाले हैं और 4 सिग्मा में शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल। तो ये इसका एक्चुअल शेप आ जाएगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि एसिडिक H क्या होता है। एसिडिक H बेटा फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, या कंस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे सर फोन से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये हटाओगे, ये हटाएंगे तो सर ये इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये देखिए ये इसके एनायन का स्ट्रक्चर बन गया। अब आप इसके एनायन का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, समझे? अब ये क्या है? ये सर हाइपोफॉस्फोरस है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। रूल वही है, बस एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से चुपचाप, एकदम चुपचाप चार्ली की तरह ये एक ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। फिर क्या रूल क्या बताया था? जितने बचेंगे, हो भैया कि चले गए, हाँ, एक को जोड़ देंगे, जितने बचेंगे। कुछ आ रहा है कि जा रहा है? दुई कान दिए हैं सर हमका, एक सुनने के लिए और दूसरा निकालने के लिए। भाई 2 कान का यूज करना चाहिए। है कोई हम लोग एक कान, अच्छा काना लोगों से बोलते हैं, आँख खराब हो काना, ऐसे जो भी है, एक कान से पहले थोड़ी ना। तो 2 कानों का इस्तेमाल करना ही है ना, एक सुनने के लिए, एक निकालने के लिए, दोनों सुनने के लिए। आगे भेजिए, बहुत अच्छी बच्ची है, यह देखिए आइए वापस। तो घर में जाके इसे पढ़ोगी तो नहीं नॉर्मली यही पूछता है, नहीं बेटा पढ़ोगे? हाँ सर। पढ़ रहे हो बेटा? हाँ सर। अरे बेटा आओ, देखो सुनो ध्यान से। तो अगर आपको आपके बहुमूल्य समय से थोड़ा समय मिले तो पढ़ाई में भी खर्च कर लीजिएगा, है ना? सर हैं हम, जान जाते हैं पूरा शेड्यूल क्या है हमारा, समझे? देख करके। तो आइए देखिए यहाँ पर, सुनिए ध्यान से। तो पढ़ रहे हो, अभी टेस्ट चालू होएंगे ना तो भागे रास्ता नहीं मिलेगा, फिर होश नहीं रहेगा जब टेस्ट चालू होते हैं। पूरी तरह से सत्य घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक व्यक्ति वस्तु विशेष से सीधा संबंध है, समझे? वैधानिक चेतावनी। तो सुनो बेटा, हाँ मतलब ये हुआ है, बोला है वही होगा, और कुछ होना नहीं है। अभी पढ़ लो, यही समय है, टेस्ट चालू हो जाएगा ना तो बस भागो भागो भागो, ऐसे आँख बंद करोगे, लो टेस्ट आ गया, फिर आँख बंद करोगे, दूसरा टेस्ट आ गया, इधर टेस्ट होएंगे अभी। हाँ बरसात होने लगेगी टेस्ट की।
तो देखो बेटा, देखो घूरो और घूरती हुई नजरों से देखो। बताया था क्या मैंने बताया कि एक ऑक्सीजन को तुम चुपचाप जोड़ देना। कैसे? चुपचाप चार्ली की तरह, समझे? अब बचे कितने? अरे एक ही तो बचा है। जो बचा है ना चुपचाप एकदम, समझ रहे हो ना, OH लगा लो। अब क्या बचा? अरे हाइड्रोजन बचे हुए हैं। कितने हाइड्रोजन बचा हुआ है? एक, 3 हाइड्रोजन थे ना, तो जो तीनों जोड़ दिए। और पहले मैंने समझ लिया था कि 4 सिग्मा आने वाले हैं, तो देखो मैंने ऑलरेडी टेट्राहेड्रल मेटल में जोड़ा हुआ है। अब सर इसका एनायन, एनायन बनाने के लिए क्या करना है? अब तो बहुत आसान है, लो एनायन बन गया इसका। ये लीजिए, ये इसका एनायन बन गया, समझ में आया? अब सर ये कौन सा एसिड है? इसको बोलते हैं पायरो। पायरो बोल रहा हूँ, पारो नहीं बोल रहा, पायरो, समझे? तो देखो मेरे बच्चों, पारो को मत ढूंढो, पायरो को ढूंढो, समझे? क्या करें सर, उम्र तो है, क्या ही करिएगा, है ना? तो आओ मेरे बच्चों, देखो ढूंढो, इसका नाम है पायरो, पायरोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सर ये क्या है? पायरो, पारो, कभी कुछ भी बुलाने लगते हैं, कहीं ऑर्थो लगा देते हैं, कहीं पायरो लगा देते हैं। अरे यार आदमी का दिमाग है, कोई गूगल थोड़ी ना कि भर लेगा इतना। गूगल में भी जो डेटा डाला गया है वही मिलता है हम लोगों को, जो डेटा ना उसमें पुट किया जाए बता दीजिए। एक हम लोग को देखिए, दिन रात डेटा भरते ही रहते हैं। अरे सुपर कंप्यूटर समझ रखी है क्या है? तो सर एक देखो बहुत हो गया, देखो हम इतना नहीं याद कर सकते हैं, हम ये नहीं याद रख पाएंगे कहाँ हमें ऑर्थो लगाना है और कहाँ पारो। क्यों? आइए तो देखो बच्चों, पायरो लगाना है, पायरो, है ना? आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं पायरो बोल रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं भैया, कैसे पता चलेगा कि कब एसिड के नाम के पहले ऑर्थो लगाया जाता है और कब एसिड के नाम के पहले पायरो लगाया जाता है ना? तो बेटा हम लोग ये देखते हैं। अच्छा, जो नाम के पहले लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। तो ऑर्थो, पायरो, और एक मैं और फ्री में आपको बता दे रहा हूँ, अलग से बता दे रहा हूँ, आगे जरूरत पड़ेगी, मेटा। समझे बेटा? क्या बताने जा रहा हूँ? मेटा, ठीक है? तो चलिए, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्थो, पायरो और मेटा प्रीफिक्सेस के बारे में। तो इसको बनाने से पहले मैं सिखा ही दे रहा हूँ, कितना याद करेगा बच्चा, है ना? पहले से ही परेशान है, ऊपर से ये पढ़ा करके और परेशान करे दे रहे हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व है, याद नहीं करना है। तो बेटा ऑर्थो, ऑर्थो, मेटा एंड पायरो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बोल रहे हैं कब ये प्रीफिक्स लगाते हैं और कब ये प्रीफिक्स नहीं लगाते हैं, ये सीखना है। तो बेटा सबसे पहले, बेटा इधर देखो, समझो, इसे समझना पड़ेगा। कह रहे ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड क्या होता है? पहले तो देखो ऑक्सी एसिड, बेटा इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। क्या है? सेंट्रल एटम नॉन मेटल होना चाहिए, सेंट्रल एटम नॉन मेटल। जैसे देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है? फास्फोरस, नॉन मेटल। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में होनी चाहिए, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में होनी चाहिए। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कुछ एक दो बातें और बता रहा हूँ। हाइड्रोजन जनरली शो करता है +1 ऑक्सीडेशन नंबर, मगर अगर ये है हाइड्राइड, हाइड्राइड तो ये शो करेगा -1 ऑक्सीडेशन नंबर। अगर है एल्कली मेटल, बेटा अगर आपको दे दिया जाए एल्कली मेटल, एल्कली मेटल क्या होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबेरियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी शो करेंगे +1 ऑक्सीडेशन नंबर। समझिए कुछ बेसिक रूल है जो हमें मालूम होने चाहिए। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है सर? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये शो करता है +2 ऑक्सीडेशन नंबर। जो हेलोजन है, हेलोजन जनरली
हमेशा शो करेंगे -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन 3 तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, -2, -1 और आपका क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ये होता है ऑक्साइड, ये होता है परऑक्साइड और ये होता है सुपर ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन 3 तरीके की ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। इसमें -2, इसमें -1 और इसमें -1/2 शो करता है। अब देखो बेटा, यहाँ मैं सिखा रहा हूँ आपको, कोई भी एक ऐसे देखिए कैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मान लीजिए यही ले लिया मैंने, ये देखिए H3PO4 ले लिया बेटा, एक हाइड्रोजन पे +1, तो 3 हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। फास्फोरस को X मान लिया हमने। अब यहाँ पे देखो, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो ये 8 लग जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो +3 + x इक्वल टू प्लस का 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 3, तो आंसर क्या हो जाएगा +5। ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, समझे। तो यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही है, प्लस में आ रही है। तो ऑक्सी एसिड क्या होता है, सेंट्रल एटम नॉन मेटल होना चाहिए, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में होनी चाहिए, कम से कम एक OH ग्रुप अटैच्ड विद सेंट्रल एटम से कम एक OH तो जुड़ा हो। अगर वो ऐसा पैरामीटर को फॉलो कर रहा है तो वो ऑक्सी एसिड होगा, समझे। क्या ये बात समझ में आई आपको। ऑक्सी एसिड को कैसे पहचानेंगे, सेंट्रल एटम नॉन मेटल होना चाहिए, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन पॉजिटिव में होनी चाहिए और सेंट्रल एटम से कम एक OH ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो हम लोग टर्म देखने जा रहे हैं ना, ऑर्थो, मेटा और पाइरो प्रीफिक्सेस, ये जो हम लोग देख रहे हैं ऑर्थो, मेटा और पाइरो प्रीफिक्सेस, ये हम लोग इसी ऑक्सी एसिड के लिए ही देखते हैं, ऑक्सी एसिड के लिए देखते हैं, समझे। अब रूल क्या है, रूल देखिए, रूल देखो बेटा, जब कोई ऑक्सी एसिड, अगर किसी ऑक्सी एसिड, पहले मैं बता रहा हूँ ऑर्थो मेटा के लिए रूल बता रहा हूँ। अगर किसी ऑक्सी एसिड से वाटर निकाल दे और इसके बाद भी कोई ऑक्सी एसिड बनता है, तो जो इनिशियल ऑक्सी एसिड होता है इसके नाम के पहले ऑर्थो लगाया जाता है और जो रिजल्टेंट ऑक्सी एसिड होता है इसके नाम के पहले मेटा लगाया जाता है। और एकदम बोल दो आत्मा से कि हमारी बुद्धि में कुछ नहीं उतरा, बोल दो, सच्चाई है, मैं जानता हूँ मैंने जो किया उसका। देखो एक चीज़ तुम देखना, हम सब लोग चाहे जैसे हों, अपने अपने कर्मों का रिजल्ट जान जाते हैं कि हम जिस रास्ते में जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है। अच्छा, एक मन बता देता है ना हल्का हल्का, पहले देखना वो मन बहुत धीरे से बोलता है और जो वो धीरे से बोलता है ना होता वही सही। हम लोग समझाते रहते हैं, हम लोग उसको समझाते रहते हैं, जो अपने अंदर एक होता है ना आवाज़ आती है, अरे नहीं अभी हम सुधार कर लेंगे, और वो देखना है कितना रूड होता है, इतना खराब होता है, जो बहुत पहले ही हम लोग को बोल देता है कि बेटा कल्याण हो गया। गलत कह रहे हैं, बताइए। तो वैसे देखिए, जैसे ही अभी आपने ये देखा होगा तो आपके उसी मन ने बोल दिया ये उतरा नहीं हमारे। पहले तो यहाँ से सुन रहे थे, यहाँ से निकाल रहे थे, ये यहीं से निकल गए, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो इसमें हमें करके देखना पड़ेगा, क्या करके देखना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो देखो बेटा सुनो ध्यान से, ये मान लो हमारे पास कोई एसिड है H3PO4, क्या इन्होंने कहा, जब किसी ऑक्सी एसिड से आप वाटर निकाल दें, बेटा क्या बचेगा बताओ, इससे रिड्यूस करो, क्या बचेगा H3PO3। अभी भी देखो ऑक्सी एसिड बन रहा है क्योंकि यहाँ H है और O है तो पक्का OH होगा। सेंट्रल एटम क्या है, नॉन मेटल, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालो वो भी पॉजिटिव में आ रही है। तो बेटा ये भी ऑक्सी एसिड और ये भी ऑक्सी एसिड है, तो इसके नाम के पहले क्या लगाएंगे,
ऑर्थो, और इसके नाम के पहले क्या लगाएंगे, मेटा। तो इसका नाम होता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड और इसका नाम होता है मेटा। ये बुद्धि में आया मैं क्या बता रहा हूँ? किसी और में चेक करके देखते हैं क्या। देखो बेटा सुनो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2SO4, ठीक, इसमें से आप वाटर हटाइए, बताओ क्या आंसर आ जाएगा? SO3। कोई OH मिल रहा है इसमें? नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सी एसिड नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं, मगर इसको कभी भी ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखते हैं। इसे नोट करिए, फिर मैं आगे आपको बता दूँगा। चलिए, तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे ऑर्थो, मेटा और पायरो प्रीफिक्सेस के बारे में। मैंने ऑर्थो और मेटा प्रीफिक्स निकालना आपको बताया हुआ है, रूल बताया है। जब किसी ऑक्सी एसिड से आप ऑक्सी एसिड के ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप सीधे वाटर हटा दीजिए, अगर फिर भी आपको कोई ऑक्सी एसिड बनेगा तो इनिशियल ऑक्सी एसिड के नाम के पहले ऑर्थो लगाते हैं और बनने वाले ऑक्सी एसिड के नाम के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, मेटा लगा देंगे। तो अभी मैंने चेक किया था H2SO4 में, बेटा मैं तीसरा नेक्स्ट चेक कर रहा हूँ H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, देखो बच्चों इसमें से वाटर आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, CO2। बोलो बेटा क्या ये ऑक्सी एसिड है? नहीं है ना, इसीलिए इसके नाम के पहले हम लोग ऑर्थो और मेटा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये ना ही ऑर्थो बनाता है ना ही मेटा बनाता है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा हम लोग चेक करने जा रहे हैं H3BO3। बेटा अभी देखिए मैंने ये कहा था इसे बोरिक एसिड भी कहते हैं या तो ऑर्थो बोरिक एसिड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आप वाटर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ रहा है, HbO2 आ रहा है। तो इसका नाम हो जाता है ऑर्थो बोरिक एसिड और इसका नाम होता है मेटा बोरिक एसिड। अब अगला बेटा ये देखो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड को चेक करके देख रहे हैं। यहाँ से भैया इस बेचारे गरीब के पास तो एक ही हाइड्रोजन है, अगर यहाँ से वाटर घटाओगे तो क्या माइनस में चला जाएगा? तो ये बेचारे को तो चेक ही ना करो, छोड़ दो यार, हटाओ जाने दो अपना जिंदगी जीने को, इसको समझे ना, नहीं में तो हटाओ। होता है ना कभी कभी, जैसे पुलिस वाला रास्ते रोक लेता, फिर बच्चा समझे छोड़ो हटाओ यार, पहले से कही दिया करो, रीनीट दे के आ रहा हूँ, हेलमेट चेक कर लो, जहर खा लूंगा मैं तुम्हारे नाम पे, कंप्लेन नाम बताओ तेरी, अभी कंप्लेन लिखता हूँ, है कि नहीं? रीनीट दे के आ रहे हैं, हम बताए दे रहे हैं, चेक ना करना, पहले भर चुके हो, इतना तो फाइन भर दिया और कितना फाइन भरवाओगे भाई, हैं? बताइए, हम लोग हेलमेट ना पहने तो इतना वो है कि पकड़ लिया जाएगा, यहाँ रीनीट दे रहे हैं बार बार जा करके। वो तो कोई बात नहीं है, वो तो जनरल बात है, ये तो होता है, आप लोग आदत डाल लीजिए। तो पेपर आउट थोड़ी नहीं हुआ था, क्वेश्चन मैच कर रहे थे, क्वेश्चन मैच कर रहे थे। तो आइए वापस यहाँ पे, हाँ मतलब एक आम आदमी अगर हेलमेट ना पहने तो उसके ऊपर इतना फाइन लगता है और यहाँ करोड़ों रुपए का इधर उधर हो जाता है, उसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं एक्शन होता है। बच्चे सारे बार बार फॉर्म भरते हैं, बार बार देते हैं, सिलेक्शन के बाद कहीं तो इसमें अनसेलेक्ट हो गए होंगे, जिसका पहले नंबर आ गया होगा कहीं तो बाहर हो गए होंगे बेचारे, कहीं तो पेपर देख करके तैयारी छोड़ने की नौबत आ जाएगी, है? तो उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं, वो तो होता है एक सर्कमस्टांसेस से हम नए लॉस बनाएंगे, उसको पनिशमेंट भी तो मिलना चाहिए जो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके लिए भी तो लॉ होना चाहिए। हम लोग ज़रा सा कुछ कर दें, आप गलत जगह गाड़ी खड़ी कर दिए, उसके ऊपर चालान काट दिया जाता है, आपने ये काम नहीं, इसकी पेनाल्टी जमा करिए, हर तरह से हम लोग पेनाल्टी जमा करें, टैक्स जमा करें, सब कुछ जमा करें, नीट दें और रीनीट भी दें, और वो जो कर रहे हैं उनको कोई वही नहीं, तो ये तो कोई गलत बात है यार। बस हम लोग वोट देने के लिए बने हुए हैं, अभी ज़रूरत पड़ जाएगी सब लोग का वोटर आईडी फिर से बनेगा, लाइन लगा के खड़े कर दिए हम लोगों को, खूब लोग लाइन लगाते रहे, वोटर आईडी बनवाते रहे, करेक्शन करते रहे। नहीं, अभी थोड़े दिन पहले नियम निकला था पिछले साल, ढूंढो गांव से निकलवाओ, इतना हम लोग दौड़ते हैं, उसमें क्या क्या कराया जाता है। और ये नीट की जगह रीनीट हो गया, अगला क्या होगा कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि लोग कभी पकड़े नहीं जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई, पनिशमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर अनाउंस भी होना चाहिए कि देखो ये आदमी था, इसको पनिशमेंट दी गई है, क्योंकि हम लोग का नुकसान हो रहा है, तो जानने का अधिकार तो है ना हम लोगों का।
कि कोई अधिकार भी नहीं है हम लोगों को, इतनी भी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है हम लोगों को। तो वैसे ही 15 अगस्त मनाते हैं हम लोग कि बस हम लोग वोटर हैं, केवल एक वोट देने के लिए बने हुए हैं कि हम वोट देंगे आपको। चलिए आइए सुनिए ध्यान से, समझिए जरा सा। तो सर ये तो हमने बताया ऑर्थो और मेटा के बारे में, इस गरीब को छोड़ दिया, ये समझ लो ये रीनीट दे करके आ रहा है, समझ लिया है दूर से, तो आज चेकिंग मत करना, आज मत चेकिंग करना, हेलमेट चेकिंग मत करना, नहीं समझ लेना। तो ये कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, होता है ना हम लोग में, आम जनता में तो कितनी चेकिंग करी जाती है, ये चेकिंग वो चेकिंग, और जहाँ करप्शन होता है वहाँ कुछ करते ही नहीं है। बताइए, वो तो जनरल है, वो नॉर्मल है, समझिए आप, वो सब नॉर्मल है। मतलब आप करेंगे वो गलत है, हम करेंगे वो सही है, आप समझ लीजिए इन चीज़ों को। तो और सुनिए ध्यान से, समझिए जरा से। तो पाइरो प्रीफिक्स, पाइरो कब होता है? तो बेटा जब कोई, इसके लिए फिर से रूल है, इसके लिए भी रूल है कि अगर कोई ऑर्थो एसिड या कोई ऑक्सी एसिड इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, अब जो आएगा, अब कोई रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट उसमें से, रिजल्टेंट में से वाटर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। अब जो ऑक्सी एसिड आएगा इसके नाम के आगे लगाते हैं पाइरो। ये तो और भी अच्छे हो गया, जब कह रहे हैं कि इसी ऑक्सी एसिड में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो बेटा ये बिटिया थोड़ा इधर भी देख लो, अगर पैर हो गया हो है तो थोड़ा यहाँ देख लो, देखोगी बेटा, देखो ऐसे टीचर होते हैं, पहले चीज ए नालायक इधर देखना, इधर ध्यान दे, ये देखो मेंटोस टीचर, बेटा बिटिया इधर देख लो, पढ़ लो थोड़ी देर है। देखिए यहाँ पे सुनिए ध्यान से, देखो कितने अच्छे टीचर हैं, बुला के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये कह रहे हैं बेटा देख रहे हो, भूल रहे हो, चलिए आइए। तो ये कह रहे हैं कैसे बेटा, इसको समझो, कोई ऑक्सी एसिड निकाल रहे हैं हम लोग, पाइरो पता लगाने जा रहे हैं। कोई ऑक्सी एसिड, मान लो ये ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड है H3PO4, ऑक्सी एसिड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, H6P2O8, उसमें से वाटर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H4P2O7। तो अब अगर ऑक्सी एसिड आता है तो उसके नाम के पहले हम लोग पाइरो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पाइरो। तो हो जाएगा पाइरो फॉस्फोरिक एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है, सुनिए, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले आप फॉस्फोरिक एसिड, सुनो बेटा, फॉस्फोरिक एसिड बनाओ, 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड लिख दिए। अभी बताया था फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाओगे, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, जो बचे होंगे उनका हम लोग OH लगा देंगे। तो 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड लिख दीजिए, ये देखिए, और इसमें से 1 मोल वाटर घटा देंगे, 1 मोल वाटर घटा दीजिए, तो यहाँ पे मिलेगा पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। ये आंसर आ गया, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। दिस इज पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। ये जो लिंकेज है इसे ऑक्सी लिंकेज कहते हैं। अब यहाँ से बेटा इसका एनायन भी बना सकते हो। देखो यहाँ खून से जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 4, इसलिए -4H+। तो यहाँ से ये एनायन बन जाएगा, ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। सुनिए ध्यान से, तो अब आपको ना ऐसा लिखा हुआ मिलेगा P2O7 -4। बताइए इसमें ऑक्सी लिंकेज है कि नहीं है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहले से ही आपको ये एसिड बनाना, तो ये बनाना सिखा दिया मैंने।
इससे आप वाटर निकाल दीजिएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा, उससे H+ हटा दीजिए, इसे पायरोफॉस्फेट आयन बोलेंगे। तो ये पायरोफॉस्फेट आयन भी बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नोट करिए, आज इतना ही रखेंगे, इसे नोट कर लीजिए आप।